हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, हमारे हर उस चाहने वाले की फरमाइश को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों की कमेंट्स आ रही थी बार बार कि खट्टे चीचा को बुलाया जाए, यानी कि हमारे इमाम भैया को बुलाया जाए। और आज हमने इमाम भैया को हमारे स्टूडियो में इन्वाइट किया है और आज हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र की कहानी, खुद इमाम भैया यानी कि खट्टे चीचा की ज़बानी। तो इमाम भैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, कमेंट्स आ रहे थे बार बार मुझे। मैंने सोचा कि भैया आज इमाम भैया को बुलाया जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इमाम भैया हमारे शो में आने के लिए। सर, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा आपके सामने बैठने के और इंटरव्यू देने के। और उन आवाम का, वो पब्लिक का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे नाम के कमेंट किए और जो आपके जो ये सब प्रोग्राम को देख रहे हैं। अच्छे इसका रिजल्ट आ रहा है। मैं देखता हूँ आपके हर इंटरव्यू के वीडियो देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही पब्लिक भी देखे और ज़्यादा अच्छे से देखे और उसका जो भी मामला है आगे और अल्लाह चलाता रहे। तो इमाम भैया, हम सबसे पहले शुरू करेंगे बचपन के हालात से। बचपन के हालात कैसे थे, कहाँ तक पढ़ाई की, शरारती थे या बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी थे, फर्मा बरदार थे, क्या माहौल था बचपन का? सर, मेरा तो बहुत अलग मामला था। मैं 7 बहनों का एक भाई हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब 6 बहनों, सॉरी। तो सब बहनें मेरी सबसे बड़ी है 6 हो। ओके। और मैं 7वें नंबर पे था, सबसे छोटा, आखिरी। और माँ बाप का बहुत लाड़का था। मेरी माँ का मतलब जो भैया भैया बोलते हैं मुझको, तो उलाड़ की वजह से बोलते। अच्छा। इमाम नाम था, तो सभी लोग इन्हीं भैया 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 एक मोहब्बत से बोलते थे। और मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। अच्छा। बहुत मतलब झगड़े लाने का या तो फिर गिर पड़ के आने का, घुटने पोड़ डालने का, कुछ भी करने का। मेरी अम्मा बहुत मारती थी। यानी लाड़का था लेकिन सख्ती बहुत थी। अच्छा। हाँ, मतलब बोलते थे ना, वो जो बड़े बुड्ढे बोलते कि सोने का निवाले खिलाओ लेकिन जहर की नज़र से देखो। हाँ। बहुत लाड़ भी करती थी और फिर अगर गलती की है तो फिर बहुत बुरा बुरा। तो माँ बाप में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन था, सख्त कौन था? मेरी अम्मी थी। अम्मी थे। अच्छा। हाँ, और आज मैं जो भी हूँ, आप तो देखते ही होंगे, आपके साथ में तो एक ज़माना हो गया काम करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको देख देख के मैं बड़ा हुआ। यानी मैं बुढ़ा है ऐसा? नहीं, मतलब यानी मैं जब 1985 में टीटी हाई स्कूल मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा। तो आपके स्टूडियो के सामने एक पाकिस्तान कपड़े की दुकान थी। हाँ। तो मैं वहाँ पर 10 रुपये रोज से काम करता था। ओके। हाँ, तो बहुत छोटा था, मतलब कल ही बैठने का और 5 बजे छुट्टी होती थी, शाम तक बैठने का, जाने के टाइम वो 10 रुपये दे देते थे। अच्छा। तो 1985 में बोले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 5वीं बोले तो 5 और 6, 11-12 साल की उम्र थी मेरी। तो आप जैसे दुबई से आए थे और एक फिल्म बनाए थे आपने जो शान शोले वगैरह, तो बहुत एक चर्चा में थी। हाँ। वो सब और ड्रामे वगैरह में बहुत अच्छे आर्टिस्ट है यार, बहुत। तो अपने को बचपन में मेरे को भी कीड़ा था, तो मैं आपको ज़्यादा दूर से देखता था और मेरा चले जाता था, क्योंकि एकदम सामने आमने था मेरा अपना स्टूडियो। सही। और वो तो देखता था, बोला वाह यार, बोला ये। पढ़ाई वगैरह कहाँ तक हुई थी भैया? पढ़ाई तो सर मैंने 8वीं तक के किया। कहाँ पे? टीटी हाई स्कूल में। अच्छा। हाँ, मतलब प्राइमरी तो अपनी तरफ ही किया था 5 नंबर स्कूल में। ओके। तो फिर मेरे वालिद साहब को वहाँ गार्डन में मतलब झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करने का काम मिला था, जो भी 300-400 रुपये महीना उनका था। अब हम लोग घर में 3 लोग थे, मेरी अम्मा, मेरे सब बहनों की शादी हो गई। अच्छा। अब मैं, मेरी अम्मी और बड़े मियाँ थे, अब्बा थे हमारे। अब दोनों को वहाँ काम लग गया। अम्मा को, हाँ, अम्मा को झाड़ू मारने का, साफ सफाई का, और पापा को वो मिल गया, मतलब हमारे अब्बा को। तो मेरी अम्मा ने वहाँ एडमिशन करा दिया मेरा। अब वहाँ के जो हेडमास्टर थे अमानुल्लाह खान सर, तो अपने बहुत गरीबी के माहौल था, तो पूरा मतलब 8वीं तक के उन्होंने पढ़ाया मेरे को। अच्छा। हाँ, पूरा टोटल खर्चा वो, अब तो सरकार अब कर रही है, यूनिफॉर्म दे रही, किताबें दे रही, बैग दे रही है। वो ज़माने में कुछ नहीं था। अब जिसके पास पैसा है तो पढ़ता था। आज मेरे साथ के जितने भी लोग जो थे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम ज़्यादा गरीबी के हिसाब से जहाँ तक पढ़ सके, तो वो मेरे को, मेरी अम्मा को बोलते थे, बोले खाला इसको तुम 10वीं तक के पढ़ा लो। अभी मैं अगर यहाँ सर्विस पे है, जब तक के उसको पढ़ाओ 10वीं तक, फिर मैं इसको यहाँ नौकरी वोकरी लगा दूंगा। लेकिन घर के हालात आपको अभी बताया ना, कितने खराब थे कि मैंने, मेरी अम्मा बोले ने इसको काम कराने का, बोले ये काम करेगा, हमारे को होता नहीं है ऐसा, जो भी था। तो मैं 8वीं तक के पढ़ा और उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। तो ये सब समझ के चलो कि नफीस जो है अपना, नफीस डिलक्स जो अपना नफीस डांसर है, इम्तियाज अदर्स है, राजू हिंदुस्तानी, ये सब हम लोग एक ही क्लास में थे, साथ में पढ़ते थे हम लोग। अच्छा। टीटी हाई स्कूल में। तो इमाम भैया, फिर ये पढ़ाई का सिलसिला जैसे बंद हुआ, फिर अचानक एक्टिंग की तरफ कैसे, क्या रुझान हुआ? एक्टिंग का तो मैं बता रहा ना, मैं बचपने से मेरे को एक्टिंग का मतलब बहुत शौक था। गली में भी अगर कोई मांगने वाला जाता था सदा लगा के, हाँ, तो उसके जाने के बाद मैं गली में सदा लगाता था, फिर किसके भी दरवाजे जाने का। फिर वो आते थे, फिर हम लोग को शिकायत करते, वो तेरे बेटे को समझाना, देख बोले आके इतना परेशान करता, आ जाता कुछ भी ओढ़ के, गुदड़ी ओढ़ के चले जाने का, अच्छा, शॉल ओढ़ के चले जाने का, और उनकी नकल करने का, मतलब तो शुरू से उसकी आदत थी।
हाँ हाँ लेकिन बस वो अल्लाह को क्या मंजूर था कि मतलब आगे चल के अपने को उसका वही चीज़ काम आ वही चीज़ गई। में आ गया पुनः ऐसा। तो इमाम भैया बचपन का कोई ऐसा कोई यादगार किस्सा याद है जिसको सोच के आज भी हंसी आती हो? तो मेरे सामने एक ना हसनूर खाला नाम की थी, हसनूर। हसनूर खाला थी। अच्छा। और बहुत मतलब वो बहुत दिमाग उनका मेरी अम्मा से भी ज़्यादा खतरनाक और एक कड़क खास दिमाग बात ना भैया, अपने खानदेशी बिरादरी में ना हमारे बड़े बुजुर्गों के नाम बड़े अजीब अजीब रहते थे ना। हसनूर खाला। हसनूर खाला। तो अब वो हसनूर खाला के पास भी मैं हमेशा जाने का बैठने का कुछ भी चीटिंग नहीं करना रहा है तो मैं ज़बरदस्ती बैठा था। हसनूर खाला सुनना, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता, कुछ भी जोक सुनाने का, कुछ भी उनसे मतलब हंसी मजाक करने का, पर मेरे को ना चप्पल लेके दौड़ा दे, निकल, मतलब जनाजे उनाजे बोल के हकालने का। देखो और एकदम सामने रहती थी। हाँ हाँ। मेरी अम्मा का भी नाम खुर्शीद था। खुर्शीद? हाँ, देखो खुर्शीद बुला रही के तेरे अंडे को बहुत सता रहा है ये। अब जैसा अगर कुछ लाने के लिए मेरी अम्मा ने भेजी मेरे को कि जा वो दुकान पे से तेल लेके आ जा, तो डॉलर चिल्लर अगर रही तो मुंह में रखने का और उसको मुंह में रख के गुनगुनाते चलने का। और या उधर से वापस दिया किराना वाले ने तो उसको मुंह में था, तो मेरी अम्मा दूर से समझ आती, क्या रे बोले भिंगोटे, बोले क्या भिंगोटे के जैसा आता, बोले भुन भुन करते, बोले कुछ भी ऐसा गुनगुना देगा ना तो आवाज़ दूर से आती थी। पहले गली में इतनी आबादी नहीं थी, छोटे छोटे और वो सन्नाटा रहता था, वो बोलती थी मेरी अम्मा। मतलब बचपने से मेरे को अगाऊ बने की मतलब शुरू से आदत थी। अच्छा, तो फिर ये एक्टिंग का पहला इत्तेफाक कैसे हुआ? कहाँ मौका मिला एक्टिंग करने का? मैं सबसे पहले तो मैंने एक स्टेज शो किया था, ड्रामा किया था? ड्रामा किया था 1997 में, नहीं 99 में किया था। अच्छा। हाँ, अब वो आसिफ अलवेला जो है तो वो तो बचपन का अपना उनका दोस्ताना, एक ही मोहल्ले में हम लोग समझ लो, दोनों साथ में खेले कूदे बड़े हुए हम। उनको भी 6-7 बहनें थी, मेरे को भी 6, मतलब मेरी बहन लोग भी उनकी बहन लोगों को, इन्हें दोनों की सहेली थे सब। अच्छा। और वो उसका भी अपना मतलब साथ में खेलते थे, मस्ती करते थे। तो अब उसने मेरे को ड्रामे में देखा हुआ कि अरे अच्छा, अरे भैया तो यार अच्छे। तो कौन सा ड्रामा था वो? वो था ये है नए लोग। किसने किया था ये ड्रामा? वो गोल्डन नगर के कोई थे वो। अच्छा। राशिद क्या थे, अब्दुल रशीद राशिद, उनके साथ में किया था हाँ, मैंने। हाँ, हाँ। तो उसमें मेरा जो था पड़ोसी का कैरेक्टर था। अब उसमें जो सबना मार्फी जो कव्वाल थे हाँ, हाँ, अपने यहाँ, तो वो मेरे पड़ोसन रहते। अच्छा। और मैं रहता लंगड़ा, अपाइज का कैरेक्टर किया था। और मैं ना बार बार मेरा घर छुड़ता और उनको लाइन मारने जाता। अच्छा। हाँ, मेरा ये रोल था उसमें। हाँ हाँ। और आखिरी में क्लाइमेक्स ये था, मतलब मेरे ऊपर ही था क्लाइमेक्स, कि वो आखिरी में जब मैं जाता तो मिर्ज़ा जो रहता उनका घर वाला, बोले क्या रे, बोले खसम कैसे क्या आना हुआ, बोले हैं। अरे मैं बोला क्या बोलो तुमको मिर्ज़ा, मैं आपकी बीवी को मोला लाइन मारने आता था। और जो बोलते ना मोला लोग क्या मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई और चला रहे, मेरी बीवी को कोई और लेके भाग गया। मतलब वो ऐसा क्लाइमेक्स था वो ड्रामे का, एक मैसेज था, मैसेज था मतलब आखिरी में। तो वो खानदेशी जबान में था क्या वो? नहीं, वो ऐसा नॉर्मल में था। हाँ। ओके ओके। और उसके बाद जब वीडियो का दौर शुरू हुआ, तो वीडियो में सबसे पहले एक्टिंग करने का मौका कौन से टाइटल में मिला था? सबसे पहले एक्टिंग करने का मौका खानदेश के बारात में। ओके। हाँ, पहले आसिफ भाई की जो है तो ऑडियो चलती थी। हाँ हाँ। ऑडियो का उनको ऊपर से मतलब कंपनी ने बोला कि यार इसको वीडियो में कन्वर्ट करके लाओ। हाँ हाँ हाँ। तो नासिर भाई और आसिफ भाई मेरे पास में है, अच्छा। मोहल्ले में ऐसे ही बैठा था मैं। बोला यार भैया, बोले अपने को ना, बोले ऐसा करने का, बोले तू एक्टिंग करेगा क्या, बोले बोला करूँगा, बोला कोई बात नहीं। तो मेरे को उन्होंने कैसेट दिया सुनने के लिए, ये कैसेट सुन बोले, और इसके जो डायलॉग रहेंगे वो अपने को स्क्रिप्ट भी नहीं थी, कैसेट दे दिया कि इसके ये जो डायलॉग है ये तेरे, इसको सुन याद कर। अब मैं वो टाइम में लग्जरी पे किन्नरी करता था। अच्छा। तो 1-2 बार सुना, नहीं सुना, ऐसा है नहीं। चलो वो शूट लगा 2001 में लगाए थे वो। अब दिन भर सबके सीन निकल गए। अब रात में हमारा सीन था दोनों का, जो खानदेश के बारात का स्टार्ट सीन है वो रात में किए थे, मतलब रात का सीन था वो। जो आसिफ भाई मेरे पास आके बैठते, बोले क्या हो दिख नहीं रहे, बोले तुम। तो उसमें मेरे डायलॉग उसमें भी बहुत फेमस हुए थे, बहुत हिट हुए थे। क्या था जरा बोल के बताएंगे, याद है कुछ? हाँ, वो ऐसा था क्या, बोले क्या हो, बोले दिख नहीं रहे, बोले तुम कहाँ चल गए थे, बोले अरे बोला कहाँ जाएंगे हो दादा अपून है, जी भी कैसा उचाट होगा, गाँव भी कैसा बगासल लग रहा है, जरा से बाहर बैठो तो गले के पूरे बटन का देते। अब बहू को बोलो कि क्या हो, बोले ज़रा पानी दे दो। अरे बोले पोरा का छोड़ रहा, बोले मेरे को। अरे तो मैं बोला कि पोरे ने तेरी गर्दन पे तलवार रख दिया क्या, तो बहू पानी भी देती नहीं थी। ये बहुत अच्छे उसके अंदर डायलॉग थे, उसके वो डायलॉग भी बहुत हिट हुए थे। और वो टाइटल भी माशाल्लाह बहुत हिट हुआ था, अभी तक लोग याद करते हो उसको, बोले तो बहुत बड़ी बात है वो। बस यही सब, तो वहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ एक्टिंग का, फिर है ना? उसके बाद तकरीबन आसिफ भाई के साथ में रेगुलर मैंने हमारी जोड़ी बन गई थी। हाँ हाँ हाँ। सुभाष गए और जेकी सौरभ की मान लो बराबर कि वो मेरे मतलब कहीं ना कहीं मेरा उसमें सीन डालते ही थे। तो अगर उन्होंने 100 अगर टाइटल किए होंगे तो 80 में मैं होऊंगा। बराबर, सही बात है। खानदेश का दयालु गब्बर, उसमें आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया था और एक डायलॉग उसमें भी बहुत हिट हुआ था। हाँ, वो बोल के बताओ जरा। और वो मैं सांभर रहता, मतलब मैं पहाड़ पे बैठा है
और वो गब्बर मेरे को बोलता, एक फतरे पे बैठे हाँ, पत्थर पे बैठा रहता किनारे। तो गब्बर मेरे को बोलता, बोले यार कह रहे हो सांबा। तो मैं उसको बोला क्या रे तेरे बाप को भी ऐसे ही बोलता क्या? तो वो डायलॉग आज उसको लगभग नहीं कुछ तो भी आपको भी शायद याद होगा, 17-18 साल हो गए, बहुत बहुत है ना? सही बात है। वो लेकिन आज भी वो डायलॉग के नाम से कई लोग, आज मैं भी बाहर जाता धंधा व्यापार करने के लिए तो मेरे को पुराने टाइटलों के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। हाँ हाँ। यार तुमने वो डायलॉग बोले थे ना, वो बोलो। और आसिफ भाई की भी बोलता जो कि तेरे को मालूम पड़ा कि सरकार ने मेरे ऊपर कितना इनाम रखेला है। हाँ, तो फिर मैं उनको जवाब देता, अरे बोले काय को सरकार इनाम रखेंगे तेरे ऊपर, तू रात बेरात को जाके हीरो बढ़ा के आता हुआ है। बहुत अरे कहाँ से मालूम पड़ेगा, बोले दिन सुबह होती नहीं फतरे भी ला के बिठा देता हाँ। था। बहुत भारी डायलॉग थे बाकी वो। तो माशाल्लाह ने वो सब टाइटल अपने यादगार भी बहुत रहे और यादगार भी। शुरुआती दौर था वो बहुत अच्छा एक दौर। तो बहुत यादगार दौर था माशाल्लाह अपना। तो उसके बाद इमाम भैया ने सीडी का जो दौर जब तक चला तो कितने टाइटल में काम किए होंगे तुमने अभी तक के? सीडी के दौर में तो मैं तो बता रहा ना, मेरे को तो इतना याद नहीं है, आसिफ भाई को मालूम होगा, मतलब पूरा अमाउंट जो भी उन्होंने किए होंगे। अगर 100 टाइटल किए होंगे तो 80-85 में तो मेरे को मतलब मेरे को लेते ही लेते थे हर हाल में, मतलब कहीं ना कहीं। और हमारी ट्यूनिंग भी जमती थी। हाँ बराबर। ट्यूनिंग से मुराद जैसा अभी एक टाइटल था ससुरे की बारात, अब उसके अंदर में था अगवा। अब हम लोग जाते रिश्ता देखने के लिए, ससुरे का कैरेक्टर जो ऐसे बहने किए थे। अब हम लोग रिश्ता देखने के लिए जाते तो एक खेत में ना ऐसा धक्का लग जाता मेरा उनको, तो पानी में गिर जाते हो। अच्छा। तो उनके कपड़े खराब हो जाते। बोले यार अब मेरे पास तो एक ही कपड़े थे, बोले तो मैं उनको मेरा पैजामा दे देता कि बोले मेरा पैजामा पहन ले। तो बोले किसको बोलना मत बुलाए। तो बोले ठीक है, मैं काय को बोलते बैठूँ, अब कहीं भी जाते कोई भी रुकता, क्या हो कहाँ जा रहे? अरे बोले इसका रिश्ता देखने जा रहा। बोले पर मैं क्या बोल रहा, दादा ये पैजामे की तरफ देखना मत, ये मेरा है। अब वो मेरे को मना करता जितना मैं उतना, मतलब वो एक कॉमेडी के लिए तो कुछ भी। हाँ, हर जगह बोल रहे हैं मगर ये पैजामा मेरा है। हाँ, तो आज वो टाइटल को आज भी बहुत लोग याद करते हैं, मतलब क्या यार तुम्हारा, हम लोग को बहुत देखते, बोला तुमने जो बोले मेरा पैजामा मेरा है, ये पैजामा मेरा है। तो बोले क्या रे उतार के दे दूं क्या? बोले यहाँ पे बोले कल ही जिसको उसको बोलते फिर रहा, बोले ये पैजामा मेरा है, ये पैजामा मेरा है। तो इमाम भैया उतने सब टाइटलों में तुम्हारा सबसे फेवरेट टाइटल कौन सा था? मेरा तो वही है खानदेश का दयालु गब्बर। दयालु गब्बर। हाँ, जिसकी वजह से कि बेचारे हमारे जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, शेख रशीद साहब, हाँ। खलील दादा साहब, ये मेरे को सांबा के नाम से पुकारते थे। हाँ, ये जब टिकटॉक का जमाना था, हाँ। तो उसके ऊपर वो डायलॉग के ऊपर मतलब जो मैंने बहुत बोलता सारे बने थे तो उसके ऊपर कई बच्चों ने, मतलब अब तो हमारी उम्र किधर, अब आज जो यंग जनरेशन जो बनाती थी वीडियो, उसमें वो डायलॉग को बोलते थे वो। बहुत बड़ी बात। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था जब, तो आसिफ भाई मेरे को बताने का, देख भैया वो जो तू बोला था ना, कह रहे तेरे बाप को भी ऐसे ही बोलता, कह सब देख बोले बच्चे टिकटॉक के ज़माने में, मतलब तो और आज भी जाओ, ऐसा नहीं कि वो टिकटॉक की वजह से, लेकिन आज अगर मैं कहीं भी आउटडोर बाहर कहीं जाता बाहर शहर में, तो वही नाम और वही टाइटल लोग मेरे को दिखाते हैं और वही उसी की चर्चा ज़्यादा करते हैं। और वो मेरा एकदम पहला काम था, मतलब मेरी लाइफ का सबसे पहला काम एज ए कैमरामैन, एज ए डायरेक्टर पहला काम था वो। तो इमाम भैया उसके बाद जैसे ही यूट्यूब का दौर आया अपना, है ना, तो वो उस टाइम के काम में और जब यूट्यूब का दौर शुरू हुआ हमारा, उस टाइम के काम में क्या फ़र्क लगा? फ़र्क को तो ये लगा कि जब हम आसिफ भाई हम लोग जब काम करते थे तो 1 घंटे का टाइटल रहता था बराबर। और वो कोई भी स्टोरी से टच रहता था, मतलब शुरू यहाँ हुआ तो एंड तक के घंटे तक का टाइटल की स्टोरी जो भी रहता था, उनका क्लाइमेक्स कुछ अलग रहता था, कुछ रहता था। तो अब इसमें कैसा है, ये 10 मिनट का टाइटल रहता था यूट्यूब का, अब इसमें ये जो है तो 2020, मतलब इसके 10 मिनट के अंदर लोगों को सब बताना है, बता देना है। और वो जो खेलते थे हम वो टेस्ट मैच था, मतलब उसमें फिर 1 घंटे के बाद समझ आना पड़ता था कि ये इसका एंड ये है। तो यूट्यूब में और ये मतलब मेरे हिसाब से ये लगता है कि वो टेस्ट मैच था और ये 2020 एकदम फास्ट खेलना, मतलब फास्ट 2020। हाँ, मतलब ये तरीके से यूट्यूब का मेरे को ये फ़र्क लगा। हाँ, तो यूट्यूब के वीडियोस में सबसे फेवरेट टाइटल कौन सा रहा? मैंने तो लगभग यूट्यूब के अंदर 2 से 2.5 हज़ार वीडियो है बराबर। अब वो तो मेरे को उतना तो सभी में मतलब अच्छा किया मैंने। या कौन सा रोल जो लगता है कि मैंने अच्छा किया था या तुमको पसंद है सबसे? मेरे को अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा लगा था रोल, तो कीटू सर ने मेरे को, हम लोग सिरपुर में शूट करते थे, अच्छा, तो कीटू सर ने राजस्थानी का कैरेक्टर दिया था मेरे को। ओके। मतलब एक बंदा रहता, छोटू कंडक्टर का जो था टाइटल था उनका, और उसके अंदर एक मतलब जो मुसाफिर रहते हैं अलग अलग तरीके के पैसेंजर्स, उसमें एक राजस्थानी बुड्ढा भी रहता। अच्छा। और वो मतलब खूब पूरा गाड़ी में ना खांसते रहता। अब तो मैंने वो गेटअप, मतलब उन्होंने मेरे को कॉस्ट्यूम दिए और उसमें जबान भी अलग थी? और जबान भी अलग थी। ओके। वो लैंग्वेज मैंने बोला भी था और वो बहुत खुश हुए थे, बोले यार। और आमतौर से मतलब अलग अलग कैरेक्टर वही मेरे को देते थे। उनको मालूम था कि इमाम भैया एक्सेप्ट कर लेगा और ये करेंगे हर चीज़ को बराबर। उन्होंने मेरे साथ में मतलब लगभग मेरे को लेके 3 मराठी एपिसोड भी उनके पास पढ़ा है। अच्छा। हाँ, पिंकी मैडम बोले इमाम भाई बोले आप मराठी बोल लोगे? बोला मैडम आप लिख के देंगे तो बराबर बोल लूँगा, फिर एक्टिंग कराना तो आपका काम है बराबर। तो आप लोग आधी मेहनत अगर हम 4 आने करें तो 12 आने आप लोगों को करना पड़ता है। बराबर। डायरेक्टर को यार ऐसा नहीं ऐसा करो,
तो मैंने मराठी के भी 3 टाइटल किए हूँ किट्टू सर के यहाँ पर। वो अभी रिलीज नहीं हुए क्या? वो रिलीज़ नहीं, वो उनका जब भी मराठी का मूड रहेगा, जब डालेंगे तो इंशाल्लाह वो भी अच्छा, आपको देखने मिलेंगे। तो इमाम भैया एक चीज़ आज मैं चाहूँगा कि हमारे तुम्हारे चाहने वालों को ये चीज़ भी पता चल जाए कि खट्टे चीचा नाम कैसे पड़ा था, क्योंकि बहुत से लोग बोलते रहे खट्टे चीचा है, लेकिन वो टाइटल में आए थे जो भी था, लेकिन वो कैसे नाम पड़ा, अक्सर सवाल लोग वो भी करते हैं। तो उसके बारे में ज़रा तफसील से बता दो क्या हुआ था। हाँ तो सर, खट्टे चीचा का जो रीज़न है हाँ, वो ये है कि मेरे आम तौर से जो जितने भी मैंने रोल किया, कैरेक्टर निभाया हूँ, तो बहुत एकदम ऐसा कड़ू बोलना, किसी को भी डायरेक्ट चाप लेने का, भुसड़ा पकड़ लेने का डायलॉग में ऐसा रहता था। डायलॉग क्या, एकदम ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल में तो नहीं बोल दे रहे किसी को, है ना। असल जिंदगी में मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन एक रूल वैसा रहता था कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर के हिसाब से। तो वो जो है ना, आपके दिमाग में आया, यार इमाम भैया तो यार साला इतना खतरनाक बोलते यार, ये किसको भी ऐसा भुसड़ा पकड़ लेते ना, तो बोले इनका कुछ अपने पेट नाम देते, मतलब फिल्मी नाम कुछ तो भी देते। तो आपने मुझको बताए थे ऐसा, राइटिंग करते करते आप बोले यार, तो ना एक मेरे दिमाग में आया, बोले इमाम भैया कि तुम्हारा नाम ना बोले मैं खट्टे चीज़ रखता, बोले तुम बहुत ऐसा बोलते ना कि आदमी के बोले। पहले मैंने क्या सोचा था, मैं सोचा था कड़ू चीचा नाम रखूं, कड़ू चापने वाले, कड़ू बोलने वाले। तो मैंने सोचा कड़ू शायद सबकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन खट्टे वो सबकी समझ में आ जाएगा। हाँ, वही आपने भी बोले थे। मैं बोला यार सर ये, तो बोले यार वो कैसा है, तुम ऐसा बोलते ना, बोले सामने वाले के दांत खट्टे कर देते। सही बात है। तो कई टाइम मेरे डायलॉग पे आप खुद हंसते, में कुछ सबसे ज़्यादा खुशी ही होती आप लोगों के ऊपर कि यार आप लोग मतलब मेरे से एक्टिंग कराते भी, और मेरे और एक्चुअल क्या होता है ना इमाम भैया, कि जैसे अपन ने जो सोच के लिखे वैसा अगर सामने वाला निभा रहा है तो वो जाहिर है पसंद आता है कि हाँ यार जो हमने सोचा था वैसे ही वो कैरेक्टर निकल के आ रहा। ये बड़ी बात रहती है। तो इमाम भी अभी तक के ऐसा कौन सा कैरेक्टर अदा करने की तमन्ना है दिल में कि कुछ ऐसा किरदार मैं अदा करूं? मैं तो लगभग ये इतने 24 सालों के अंदर अभी तक के तो मैंने सभी रोल अदा कर चुका। इतनी छोटी मोटी अपनी इंडस्ट्री होने के बाद में आप लोगों ने मुझसे इमोशनल भी करवाया, मैं पुलिस का भी कर लेता हूँ, बाप का, इनका उनका। अभी जो तो मैंने कहा, हाँ वो नाम तो नहीं याद है पिक्चर का, लेकिन आपके दोस्त जो है कलीम भाई, कलीम शेख साहब अपने बम्बई वाले, उन्होंने मुझको गणेश यादव जी के साथ में एक रोल के लिए बुलाया था अभी बम्बई। हाँ, अभी बीच में गया, बराबर, अभी 1-1.5 महीना हो रहा। हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को, देखो एक रोल छोटा था, लेकिन एक चीज़ रहती ना, एमएलए का कैरेक्टर दिया था कि वो मंत्री है, एक इतना बड़ा आर्टिस्ट, मतलब वो गणेश यादव को सभी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ज़्यादा वो आमतौर से सीरियलों में उसमें पुलिस का कैरेक्टर ज़्यादा करते। तो उनके साथ में काम करने का मौका दिलाया उन्होंने, कलीम भाई ने। तो उसमें मेरे को एक एमएलए का कैरेक्टर दिया गया। तो ऐसी कुछ चीज़ के बाद तो थोड़ा सी अब इससे हट के कुछ अच्छा मिले। हाँ, मंत्री संतरी, और उसके रोल में आमदार के लोग बैठे हैं जो बताया जाता है फिल्मों में ऐसा, और उसमें मैं भी कुछ अच्छा करूँ। तो अभी तक के इतने सारे किरदार अदा किया इमाम भैया तुमने, तो उसमें सबसे चैलेंजिंग या सबसे मुश्किल किरदार कौन सा लगा था? चैलेंजिंग तो वही था ना जो राजस्थानी का किया था। मेरे को घबराहट हो रही थी कि अब बोलना हाँ, भी भाषा बोल पाऊंगा। हाँ, अब अपन तो अपने यहाँ पे बोलते, अपने यहाँ की अलग तो जबान। कुछ याद है क्या उसका, कैसे बोले थे? कुछ याद है डायलॉग वगैरह एक आधा? उसका कुछ याद नहीं इतना ज़्यादा, बहुत दिन हो गया ना, ज़्यादा काफ़ी दिन हो गए ना। अच्छा, तो वो टाइम में थोड़ी सी इन्हें हुई थी घबराहट? यार अब तो यार बॉस ने बोल दिए, क्योंकि वो उनका मतलब मैं थोड़ा बहुत डायरेक्शन भी कर लेता हूँ। बेचारे उनका आसिम भैया का, किट्टू भाई का मेरे को ऊपर बहुत मेहरबानी थी। अल्लाह उनको अच्छा रखे परवरदिगार, और आसिम भैया को जन्नत नसीब करे। तो वो बहुत वो करते थे, कुछ भी ऐसा रहा ना कुछ जो हट के करना है तो, और वो इमाम भैया से करा। और आपने भी मेरे को मतलब अच्छे अच्छे वो बनाए थे। सीरीज चालू थी आपकी, उसमें एक वो दवा खाने का जो था इमोशनल कैरेक्टर था, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में जो रहता, बाबू लोचा सीरीज अपने शुरू किए थे उसमें। तो मेरा लड़का मतलब बच्चा हॉस्पिटल में, और डॉक्टर जैसा वो इरफान भाई ने कैरेक्टर किया था फीस के लिए, उसमें जो इमोशनल का। तो आप लोगों की ये बहुत मोहब्बत है कि आप लोग बराबर ध्यान में रखते हैं कौन सा आदमी कौन सा कैरेक्टर निभा सकता। ये मेरे को बहुत मतलब खुशी होती बस। तो ये अच्छी चीज़ है। इन्हें एक आदमी को एक ही जगह बांध के रखने में क्या था, उसकी वो हो जाती, खत्म हो जाती बातें। बिल्कुल। कहीं में आपने ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस का कभी मेरे को करवाया। तो ये सब चीज़ें क्या आते हैं यार, ये बंदा अगर इसको ये दिया तो कर लेगा यार, इसको करा दो उतना। एक ही कैरेक्टर नहीं कि वो खट्टे चिचा बाद आ रहे, छोटों को परेशान कर रहे, चले आ रहे, फिर लोग भी फिर इसमें बोर हो जाते। इतने सारे आर्टिस्टों में हमारे खानदेश के पसंदीदा आर्टिस्ट कौन कौन से हैं तुम्हारे? तो अब आर्टिस्ट तो इतने हैं और सभी से हमारा अच्छा रहता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती कि यार उसका दोस्ताना है, उन्हें उसका नाम ले लिया, ऐसा नहीं। जो इंसान जो उसके दिल में रहता है, जो सच्चाई रहती है वही बोलता। बिल्कुल। किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरे हिसाब से
मैंने अगर बहुत अच्छी एक्टिंग करते अगर किसी को देखा है तो इरफान भाई को देखा, इरफान इलियास। इरफान वो सबसे अच्छे आर्टिस्ट है। अच्छे हो। नहीं, ये तो अपना एक सीरियस मैटर हो गया, यानी थोड़े से संजीदा किरदारों की बात हो रही। मैं कर रहा जैसे कॉमेडी में हमारे मालेगांव के हाँ, इतने अच्छा, सारे लोग कर रहे हैं। कॉमेडी में कौन कौन से आर्टिस्ट तुम्हारे पसंदीदा है? कॉमेडी में तो अगर बहुत अच्छी कॉमेडी कोई करता है तो वो है आसिफ भाई। बिल्कुल। आसिफ अलवेला, वो तो मल्टी आर्टिस्ट है। वो तो एक साथ में 5-5 7-7 कैरेक्टर कर लेते। सही बात तो उनसे अच्छा तो आर्टिस्ट शायद कोई हो सकता। बराबर। क्योंकि अभी ये भी अगर मैं बोलूँगा तो आप अगर इजाज़त हो तो बोल देता बिल्कुल बोलो। कि मालेगांव शहर में आज जितने भी जो आर्टिस्ट है वो आसिफ भाई के टाइम से ही है। बराबर। अब उसमें आप लोगों ने क्या किए, यूट्यूब में उनको निखारा और अच्छी से। उसी तरीके से अदर आर्टिस्ट वक्की का क्या कर सकता, भला रमज़ान क्या कर सकता, ये क्या करता, तो आप लोगों ने उनको निखार करके एक और ज़्यादा उनका वजन बढ़ा दिए। बराबर। बाकी आर्टिस्ट अगर कोई है तो आसिफ भाई से अच्छा तो आर्टिस्ट मैं नहीं मानता कॉमेडी में। सबसे वो तो अगर बैठता भी होटल पे गई तो वहाँ पर भी उसका मुंह नहीं बंद रहता। तो कैमरे के सामने तो जा रहे तो सही बात है, चालू ही रहता है। हाँ। continue। तो इमाम भैया, इतनी सारी शूटिंगों में जैसे काम किए है तुमने अभी तक के, शूटिंग का कोई ऐसा किस्सा, सब लोग मतलब एकदम हंस के लोटपोट हो गए, वो कोई ऐसा किस्सा याद है क्या? है ना। हमारे आसिफ के टाइम, मतलब आसिफ भाई के टाइम के जितने टाइटल थे तो वो तो सभी ऐसे ही होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी में हमने हंसे थे वो नासिर भाई शूट कर रहे थे। और वो टाइटल का नाम था खानदेश का झमेला देवानंद अकेला। खानदेश का झमेला देवानंद अकेला। और देवानंद का कैरेक्टर किया था किसने, जो हमारा शफीक भाई जिनका इंतकाल हुआ, शफीक मरहूम सुपरमैन। हाँ। तो वो देवानंद का कैरेक्टर उनका था। ओके। अब मेरे तो पहले वही टाइटल रहते थे कि मतलब बहू के सामने दुखड़े सुनाना। हाँ। मतलब कोई आया ना, अगर खट्टे कोई बातें करना, मतलब कोई अगर मेरे पास अच्छी काम के लिए भी आ रहा तो मैं मेरे बहू के कराने कर रहा उसके पास। मतलब वो देवानंद आता तो बेचारा अपना खानदेश घूमने के लिए आता हो, अब मेरे पास आ जाता गलती से, तो मैं ना बैठ जाता उसको मेरे खट्टे कराने सुनाने। तो अब मेरे पूरे डायलॉग सुन लेता शफीक, अब उसका डायलॉग बोलने का नंबर आया अच्छा। शफीक का। तो अब वो पूरी खाता था, मुंह खुलता नहीं था उनका, ना मुंह उतना ही खुलता था। तो अब मेरा डायलॉग था क्या, वो ऐसा करती वैसा करी, तो उनको ये बोलना था कि बेटी अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे बाप के साथ ऐसा करती तो तुमको कैसा लगता। उनको ये बोलना था अपने शफीक भाई को। तो वो क्या बोलते, बेटी अगर तुम्हारी पापी तुम्हारे पाप के साथ ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता। तो वहाँ पर नासिर भाई ने कैमरा छोड़ के हंसने लग गए, जबकि वो नासिर भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है, जल्दी उनको हंसी भी नहीं आती। वो भी हंस रहे, आसिफ भाई आप लोग लोट के हंस रहे थे यार। और जितने बार रिटेक करो उतने बार वही बोला, तो मैं अब सब लोग फिर बोले यार भैया वो पूरी खाते हैं, उनको नहीं बोल पाएंगे। तो वो डायलॉग अभी भी रखा हुआ है। अच्छा। आप देखना गौर सुनेंगे तो उनको वो ऐसे बोलते ही थे वो, जबकि वो बोलना था बेटी। हाँ बेटी अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे बाप के साथ ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता। तो बोले बेटी अगर तुम्हारी पापी तुम्हारे पाप के साथ ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता। तो वो अब एकदम ऑपोजिट हो गया ना, मुंह खुलता नहीं, उतने में होड़ हिला के बोलना है। तो बहुत मजा आया था। बहरहाल वो गुटके की वजह से ही हाँ, मतलब उनका वो हुआ। कैंसर हुआ बेचारे को और उसका इंतकाल हुआ, जबकि आज एक इतना अच्छा मौका हमारे लिए है, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव रिलीज हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। वो आज होता तो आज साथ में और बहुत अच्छा लड़का, बहुत हंसी मजाक वाला, एकदम सादा सिंपल, वाकई कभी किसी से लड़ने नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा लड़का था। मैंने उसके साथ बहुत काम किया। तो इमाम भैया, जैसे छोटू के साथ भी बहुत सारे टाइटल किए, तो छोटू के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा था? छोटू के साथ तो काम करने का एक्सपीरियंस अपने को मतलब पहले से है ना। वो खानदेश का जो मैं था जिसमें अगवा का कैरेक्टर कहते ससुरे के बारात, तो उसमें वो रहता नवासा। वो टाइम बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। और वो आसिफ भाई का नवासा का कैरेक्टर रोल किया था। तो मैं जाता, अरे क्या रे तेरे नाना, अब उसकी जान पे आती कि चले बुड्ढा ने मेरे नाना को दूसरी शादी करा रहा। अच्छा। बोला आई नहीं बोले हो। अब जैसे मैं पलटता ना तो उसके हाथ में मकई का भुट्टा रहता, ऐसा करता, मतलब मेरे को मारने के लिए उठाता, वैसे पलट क्या कर रहे हो, बोले खेल रहा ना, बोले मैं। तो उसके बाद फिर यूट्यूब में भी सबसे पहला चांस समझ लो अपना, ये इतना ये उरूज पे भी नहीं आया था। हाँ। आपने मेरे को सोएगांव फाटे से, मतलब मैं केले बेचता था। हाँ। गाड़ी पे मेरे को लेने आया मोटरसाइकिल पे, मतलब और अपन ने क्या किए थे मालूम है, ये चंदू भैया का प्रचार मैं था साथ में। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। सफीक के साथ में मैं था। हाँ। अब वो जाते रहता सफेद सूट पहन के, तो मैं उसको रुकाता। हाँ। ये बोले क्या रे कहाँ जा रहा, अरे बोले मैं इलेक्शन में खड़ा रहने जाना। तो फिर मैं उसको मतलब मैं तो अगर कुछ करना है तो चंदू भैया के जैसा कर, ऐसा कर, वैसा कर, यूँ कर, वैसा कुछ अपन ऐड किए थे बराबर पंचशील नगर में। सही है। हाँ, फिर मेरे को वहाँ गाड़ी पास छोड़े, स्टेट पे आपने नाश्ता वास्ता कराए। हाँ। और पेमेंट वेमेंट दिए, बोले भैया। तो वहाँ से मतलब वो छोटे मतलब इस पे मोबाइल पे आने की शुरुआत वहाँ से हुई। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा उरूज पे आ गया यूट्यूब का मामला। आप लोगों का सब बहुत अच्छा चलने लगा था, आपकी सीरीज चल रही है, वसीम भाई का सबका काम चल रहा है। तो फिर पहला मौका
वसीम भाई के यहाँ से मिला था मेरे को। हाँ और काम का तो क्या हो, तो एकदम ग्रेट लड़का है। सही बात। 12 घंटे खड़े करो, हम अगर अपन एक सीन करो तो पाँव दुखने लगते हो। 12 घंटे तक की एनर्जी बहुत अच्छी है। ये बात है। हाँ देखिए अपने शफीक के मामले में शफीक छोटू का अपना तो ऐसा है कि वो एनर्जी तो भैया उसको हर एक कोई आसिफ अलबेला अपना खुद उसको सलाम ठोकता है कि यार एनर्जी है साला, यानी सुबह से लेके शाम तक बोलना है, खड़े रहना है, करना है, लेकिन वो थकता नहीं। अभी 10 लोगों के साथ उसको सीन करना है, लेकिन वो 10 आएंगे जाएंगे, लेकिन ये अकेला खड़े रहेगा। और ये भी नहीं कहा बैठ जाएगा यार बहुत थका रहे यार, बहुत पाँव दुख रहे। नहीं हमने किए ना साथ में काम, अपने साथ में किए, गर्मी में किए, कैसे धूप में किए कभी, लेकिन उसके माथे पे सिकन भी नहीं आती कि यार बहुत थका रहे, क्या एनर्जी डाउन हो गई। नहीं तो इमाम भैया जैसे ये काम करने में घर वालों की तरफ से कभी कोई एतराज़ नहीं रहा? कभी भी नहीं रहा। अच्छा। कभी भी नहीं रहा। वो तो मेरी अम्मा के टाइम, मतलब मेरी अम्मा को भी मालूम था, वो खुद ही वो तो मैं तो सबसे मतलब लड़का था मेरी माँ का, तो जब एक्टिंग करता था मेरा तो उन्हें देखे भी नहीं। अच्छा, नहीं देख पाएंगे? नहीं। अच्छा, ये सब दौर अच्छा दौर मतलब देख ही नहीं पाए, लेकिन शौक था क्या। और वो बोलते थे अब गरीब बने, क्या बोलना चाहिए उसको, कम पढ़े लिख के लोग, अरे हाँ मेरा बेटा बोले जाएगा बम्बई में एक्टिंग करेंगे, ये करेंगे, ऐसा बोलती थी मेरी अम्मा। अल्लाह ने उसकी सुन लिया और आज कर रहे जो भी है। तो अम्मा भी ऐसी प्योर खानदेशी थे क्या? प्योर खानदेशी ऐसा ना? और तो अम्मा का कोई किस्सा याद है क्या उनका कुछ? जैसे ऐसे अम्मा जो रहते हैं हमारे आमतौर पे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, थोड़े से एकदम सख्त मिजाज में गुस्सोर भी रहते हैं ना वो। हाँ, तो मेरी अम्मा का तो 2-3 ऐसे, मतलब जो मैं आज हूँ तो सिर्फ उसमें मतलब मेरी माँ का हाथ है। अच्छा। अभी एक बार क्या हुआ था, मेरे को सब बातें याद है। तो अल्लाह करम से अब तो मेरे से काम लेते, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो एक बार ना मेरी अम्मा चरखा भरती थी, नरी रंगीन लूम चलते थे ना, तो नरी भरती थी। तो मैं छोटा था, ऐसे आ रहा था माँ के साथ में, खाने पीने की बहुत तकलीफ थी वो ज़माने में। अच्छा। तो आते आते ना मेरी मतलब उनकी कोई चचेरी बहन, उनके यहाँ मेरी अम्मा रुक गई तो उनका खाने का टाइम था, दोपहर के टाइम। तो वो लोग खाना खा रहे थे, तो उन्होंने बोले चल, बोले कुरसात बैठ जा। कुरसात बोलते थे वो मेरी अम्मा से खतरनाक थी, हमारी एक खाला जो बहुत डेंजर। मैं चलो बोले कुरसात बैठ जा, नहीं वो बोले बहना ऐसा वैसा करके। अब मैं बचपना बैठना रे बेटा, तो मैं बैठ गया और 2 निवाले खा लिया। चलो घर पे गए तो इतना मार मारी अम्मा ने? हाँ, मेरी अम्मा ने कहा नहीं, बोले अपन अगर कहीं गए ना कि नहीं कितने बोला तो नहीं खाने का, मतलब ये सब चीज़ें। जैसे अगर कोई आता था मेहमान, और अब अभी आम तौर से तो होता ही था बचपन में अपने, कि अगर कोई मेहमान अब आ रहा बाहर कर, निकलने के पहले वो लोग सब चलो बहना आ रहे जा रहे कर रहे ऐसा कर, जो कि अपन चप्पल उप्पल पहन के बाहर जाए, खड़े हो जाएंगे उनके मुंह के सामने देखेंगे तो 2-5 रुपये दे देंगे। वो दौर था। अब अगर जैसा कोई मेहमान ने दे दिया अपने पास में 5 रुपये दे दिया, और कुछ खाने की चीज़ लेके मेरे अम्मा के सामने आ गया, तो कहाँ से लाया पैसे? अरे वो आए थे ना, उन्होंने दिए। उस पर क्यों लिया था? मतलब ये मामला था मेरी अम्मा। बराबर बराबर। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें जो उनके मतलब जो संस्कार मेरे को है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जितनी अच्छी बातें सब मेरी माँ ने सिखा ले। भले वो कम पढ़ी लिख की थी, लेकिन ये सब मामले में बहुत अच्छी रही। उन्होंने बड़ी बात है। अरे एक बार तो ऐसा हुआ था सर कि वसीम भाई का शूट चालू था, और मैं गे के कपड़े, मतलब मेरा कॉस्ट्यूम जहाँ गे बने ले। हाँ, गे बना। अच्छा। उसमें मैं, और इत्तेफाक ऐसा कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ गई शूटिंग पे इत्तेफाक से। मेरी बीवी, मेरी दोनों साली, मेरी नाती नवासे, लड़की उड़की सब आ गए शूटिंग देखने। अरे बाप रे बाप। आपने पूछे इससे क्या, वो घर वालों का तो कुछ ना, वो लोग शर्मा रहे, सीन मैं कर रहा शर्मा रहे वो। तो वसीम में बोले यार इमाम भैया कैसा करते? बोला क्या करते, अब सीन तो करना है ना सर। मैं बोला सीन तो करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला इतने बड़े यार सदी के नायक ने, बोला इसका कैरेक्टर किए थे अमिताभ जी ने, तो मैं बोला मैंने करा तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो लोग मेरा सीन हो तक के पूरे खड़े हो। अब मेरी नवासी ना अभी 6 साल की होगी, जब वो 2-2.5 साल की थी, तो मैं उसको लेने गया तो आ रही नहीं मेरे पास। अब लिपस्टिक विपस्टिक सब काजल बीजल एकदम अलग ही दिख रहे। तो वसीम भाई बहुत हंस रहे थे, बोले यार भैया तुम यार कैसे है? बोला उसमें शर्माने है क्या बॉस? सही बात। ये अपना आर्ट है ना, अपना रुचि है, धंधा है। अभी तो ऐसा भी हुआ था। तो इमाम भैया अभी क्या चाहते हैं आप? जैसे कि हमारा बॉलीवुड अभी जिस रूट पे भी जा रहा है, अभी यूट्यूब का तो खैर अब धीरे से थोड़ा सा ग्राफ नीचे हुआ, आगे किस टाइप का काम होना चाहिए अब हमारे मालेगांव में, उसके बारे में क्या दिमाग में है आपके? बस मैं ये चाहूँगा कि जैसा भी आपने जब छोटू को लेकर किए थे जी, बम्बई की राधा, खानदेश का दादा, ऐसा अभी भी अगर हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों का मामला भी बंद है, जैसा एग्रीमेंट खत्म हो गया, जो भी 2 साल से काम रुका हुआ है, मेरी ऐसी सोच है, मैं मतलब मेरे माध्यम से छोटू की फैमिली को बोलो, या अपने आप के जो साथ में लोग थे 3-4 लोग, वसीम भाई, रफीक भाई, अपने अकबर भाई, किट्टू सर, ये लोग जितने भी आप लोग अगर मिल के अगर वापस से करेंगे, मेरा ऐसा मेरी सोच बता रहा है सर मेरे को। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप में से कोई भी एकाध ऐसा कोई कंटेंट
वापस से फ्लोर पे आ गया और उसके बाद में मार्केट वापस आ सकता। मसला ये है कि आप लोग 4 लोग थे, 4 लोग के 4 दिमाग चलते थे बराबर। और आप अपने ढंग से अलग, यूट्यूब है उनके ढंग से अलग, बस में तो उसमें अपने बहुत अच्छा मामला था, अल्लाह का करम था। और अभी भी मेरी ऐसी सोच है अगर ऐसा हो गया तो कोई दिल्ली दूर नहीं है, बहुत अच्छी सीरीज चली भी थी आपकी। हाँ माशाल्लाह लोगों ने तो काम हाँ किए थे उसमें। ऐसा कुछ बस ये मैं चाहता हूँ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया इमाम भैया, आज इतना वक्त दिया आपने हमारे शो में आके और लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हुई कि भैया इमाम भैया की स्टोरी लोगों को पता चली। बस आखिरी सवाल ये है कि हमारे जो नई जनरेशन है जो इस फील्ड में कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, नए बच्चे बहुत सारे जो वीडियोस बना रहे हैं अपने अपने तरीके से, कॉमेडी रील्स बना रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो ये मशवरा दूंगा सर उनको कि देखो पहले एक ज़माना था कि अपने टाइम पे तो कुछ ये सब मोबाइल का सिस्टम नहीं था, अपना अपना टैलेंट हम किसके पास बताए, बराबर है ना। तो आप जैसा आसिफ अलवेला ने देखा कि यार इमाम भैया में कुछ है तो उसने मेरे को उठाया, आपने किसी को देखे उसको आपने उठा लिए, तो ऐसा करके हमारा टैलेंट आप लोगों ने देखा था। अभी तो यूट्यूब हमने मोबाइल का दौर है और उसके ऊपर एक से एक मतलब बच्चे जो है अपना टैलेंट खुद हमको बताते पूरे वर्ल्ड को, ये इंस्टाग्राम पे इस पे उनके अंदर क्या है। क्योंकि शाहरुख सर ने कहा था कि आर्टिस्ट बनता नहीं, आर्टिस्ट पैदा होता। तो जो बच्चे रहते जिनका अगर टैलेंट है तो अपने को दिख के आता है कि नहीं। तो बस मैं बोलूँगा कि काम के साथ ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करो, इंशाल्लाह मंजिल तुम्हारी बिल्कुल हाँ आगे रहेंगी, तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अभी फिलहाल क्या मसरूफियत चल रही इमाम भैया? अभी तो कुछ भी अपन गाड़ी लगाते, 4 चक्के गाड़ी पे कुछ भी बेचते रहते, भाजी तरकारी है। अच्छा। बाहर गाँव जाके आगरे का पेठा, वो मीठा आइटम जैसा वो करके अपना गुजारा करते अपन। तो कहाँ लगाते गाड़ी ऐसे? हम तो अभी जाते थे कन्नड़ है, सिल्लोड़ है, अच्छा हाँ इधर पूरा मराठवाड़ा का पट्टा, औरंगाबाद, पैठान, बहुत दूर दूर मतलब वो 200 किलोमीटर की रेंज में हफ्ते में 2-3 दिन उधर मुकाम से रहते, फिर यहाँ आते तो फिर करीब में चांदोड़ है, नांदगांव इधर के बाजार करते, बस इसके अंदर हो जाता। तो ठीक है इमाम भैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। दोस्तों आज खट्टे शीशा यानी कि इमाम भैया की कहानी भी आप लोगों ने सुन ली उनकी ज़बानी, और मुझे उम्मीद है कि उनकी कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर एक की लाइफ में लगा हुआ है, कभी अच्छा वक्त होता है तो कभी बुरा वक्त होता है, यानी कि अप एंड डाउन जो है वो हमारी लाइफ में लगा ही रहता है। लेकिन शर्त यह है कि एक रास्ते पे लगे रहो, मेहनत करते रहो, मंजिल एक ना एक दिन अचानक हमारे सामने आ जाती है और तब हमें लगता है कि हाँ आज हमें हमारी मेहनतों का सिला मिला, ऊपर वाले ने हमें उन चीज़ों से नवाज दिया जिसकी हम दिल में ख्वाहिश रखा करते थे। तो अपनी अपनी मंजिल की तरफ आप भी बढ़ते रहिए मेहनत और ईमानदारी के साथ, एक ना एक दिन आप लोगों को भी अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।